जी गाइस नमस्कार, स्वागत है आपका जियो स्मॉल यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे ओपीएम वार सेकंड के बारे में, क्योंकि ओपीएम वार जो अफीम युद्ध था फर्स्ट हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फर्स्ट में हमने कुछ पॉइंट बताए थे। 1839 से 42 के बीच में हुआ था और 29 अगस्त 1842 को नानकिंग की संधि हो जाती है। ठीक है, किसके बीच में? ब्रिटेन और चाइना के बीच में। इसका मतलब अफीम फर्स्ट युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन सेकेंड युद्ध कैसे छिड़ गया गाइस, ये दिक्कत आ गई। अफीम युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन सेकंड युद्ध कैसे छिड़ा, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, कई सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, एक छोटे एग्जाम से लेकर सिविल सर्विसेज तक के पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा गाइस। ओके, तो हमको कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा। ओके गाइस, तो याद रखना पहले युद्ध में क्या हुआ। जो छोटा सा मैंने मैप बना दिया कि चाइना का विस्तार कहां तक था। वो मतलब अपना व्यापार कुछ बंदरगाहों के माध्यम से किया करता था। ठीक है, चाइना जो है, चाइना एक उभरती हुई ताकत थी उस समय, इसलिए ब्रिटेन ने उसको अपने मतलब उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाना शुरू किया और नानकिंग संधि के तहत अफीम का व्यापार करना वहां पर उसने कायम रखा चाइना में गाइस। ठीक है, बहुत बड़ा प्रेशर था। किस तरह से मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं रिवाइज कर रहा हूं तो बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो नॉन किंग संधि की थी, तो नॉन किंग पर और कैंटन पर तो इसका अधिकार हो गया था फर्स्ट अफीम युद्ध में। नानकिंग और कैंटन पर, ये बंदरगाहें हैं चाइना के। अब कैंटन में देखिए क्या दिक्कत हुई थी, क्यों ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अफीम युद्ध हुआ। अफीम युद्ध मैं लिख दे रहा हूं, अफीम युद्ध, सेकंड अफीम युद्ध टाइम था 1856 से लेकर 1860 के बीच में गाइस, याद रखना। 1856 से लेकर 1860 तक सेकेंड अफीम युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है? अब देखिए यहां पर बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। सेम वही रहता है, चाइना प्लस ब्रिटेन, लेकिन अब यहां ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस भी आ जाता है। चाइना अकेला है गाइस, याद रखना। यहां फ्रांस भी आ जाता है साथ में, तो ब्रिटेन और फ्रांस का युद्ध किसके साथ हो जाता है? चाइना के साथ। वो कहलाता है अफीम युद्ध। दोनों के दोनों चाइना पर टूट पड़ते हैं। और साथ में मैं आपको बताऊं, जो मैंने यहाँ लिखा है, मोस्ट फेवर्ड नेशन कौन सा हो गया था? सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो ब्रिटेन का था चाइना पर, इसलिए मोस्ट फेवर्ड नेशन चाइना की तरफ। जो चाइना का फेवर्ड नेशन बन गया वो ब्रिटेन बन गया। जबरदस्ती वाला फेवर था गाइस, याद रखना। ब्रिटेन पूरी तरह से हावी था चाइना के ऊपर। एंड राइट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटरी, मैं आपको बताऊं टेरिटरी का मतलब हो गया कि ब्रिटेन के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर चाइना का लॉ लागू नहीं होगा किसी प्रकार का। अगर वो अपराध भी करते हैं तब भी वो चाइना की टेरिटरी में, अगर अपराध भी होता है तो यूं समझो ब्रिटेन के अधिकारी फ्री हैं। अब बताइए कैसा लॉ है ये? अगर वो क्राइम करेंगे, झगड़ा करेंगे, रेप करेंगे, डकैती करेंगे, लूट करेंगे, तो उन पर कोई लॉ नहीं लगेगा। ये संधि के तहत हुआ था गाइस, राइट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटरी। ये ऑलरेडी नानकिंग संधि में साइन कर दिए गए थे। ठीक है, नानकिंग संधि में साइन किए गए थे पहले फर्स्ट अफीम युद्ध में। वो भी राइट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटरी, मतलब ब्रिटेन के लिए था ये सिर्फ। अब ब्रिटेन के चक्कर में, अब ब्रिटेन के लिए तो चाइना ने क्या किया, परमिशन दे दी। ठीक है, लेकिन इन दो देश, फ्रांस भी साथ में आ गया कि हमको भी चाहिए जी ऐसी सुविधा जो आपको चाइना मिली है। अब चाइना किस किस को देगा? चाइना तो बेबस हो गया एक तरह से, जैसे आज पाकिस्तान बेबस है। अब चाइना आज बेशक सुप्रीम बनता जा रहा हो, ज्यादा लड़ाकू विमान बनता जा रहा है, ड्रैगन की तरह डराता है सबको, आज बेशक डरा रहा है, लेकिन पिछला इसका आपका पास्ट देखा जाएगा तो बहुत बुरी तरह इसको लूटा गया था, इसको मारा गया था। इसकी एक एक पल की मूवमेंट की खबर एक तरह से दुनिया को चौंकाने वाली थी दैट टाइम गाइस। इसलिए आज चाहे बेशक डिस्टर्ब कर रहा हो, लेकिन पिछला इसका जो पास्ट है चाइना का, वो बहुत ही ज्यादा मिजरेबल पास्ट है गाइस। ठीक है, दयनीय स्थिति का था। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कानून चीन के कानून, चीन का, हिंदी में लिख रहे हो, चीन का कानून ब्रिटेन के अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। ब्रिटेन के अधिकारियों पर लागू नहीं होगा, याद रखना, अधिकारियों पर लागू नहीं है, लागू नहीं होगा, लागू नहीं है। इसका मतलब ये था, चीन का कानून ब्रिटेन के अधिकारियों पर लागू नहीं। राइट ऑफ एक्स्ट्रा और टेरिटरी में, अगर वो टेरिटरी बाउंड्री में किसी प्रकार की हरकत करते हैं चाइना की में, तो वो ब्रिटेन के अधिकारियों पर लागू नहीं होगा, मतलब किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं होगा।
यही एक कारण बना। ब्रिटेन के अधिकारी ज्यादा उत्तेजित अवस्था में आकर कैंटन बंदरगाह को लूट लिया था इन्होंने। ठीक है, मतलब लूटपाट करने की क्या जरूरत थी जब आपको पता है आपका व्यापार अच्छी तरह से चाइना में चल रहा है, तो समुद्री लूट क्यों की इन्होंने चाइना के अंदर? एक लूट नहीं थी, हरासमेंट चाइना होती जा रहा था। मजबूरी में आकर उसने 12 अधिकारियों को अरेस्ट कर लिया। देखिए सेकंड ओपियम युद्ध कैसे होता है, याद रखना। ठीक है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आबेल मुझे मार जैसी स्थिति कायम करी। ब्रिटेन के अधिकारी इतने अपने आप में प्राइड फील करने लगे कि चाइना को एक डॉल की तरह, फुटबॉल की तरह किक मारने लग गए। अब कब तक किक खाएगा वो? वहां पर मंचू का शासन चल रहा ही था। तो लगभग मैं आपको बताऊं, समुद्री लूट के कारण, यहां लिख देता हूं मैं सारे पॉइंट। समुद्री लूट के कारण गाइस याद रखना, लूट के कारण, समुद्री लूट के कारण चीन ने 12 अंग्रेजी अधिकारियों को अरेस्ट कर लिया। 12 अंग्रेजी अधिकारियों को, मतलब ब्रिटेन अधिकारियों को गाइस क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। अब ब्रिटेन के अधिकारी को अरेस्ट कर लिया समुद्री लूट के कारण। ठीक है, याद रखना, कैंटन बंदरगाह में लूटा था ये। कैंटन समुद्री लूट के कारण चीन ने 12 अंग्रेजी अधिकारी को अरेस्ट कर लिया। क्योंकि कब तक अरेस्ट न करेंगे? आम आदमी के गाल पर एक अमीर आदमी चाटा मारता ही जा रहा है, वो कब तक जवाब नहीं देगा? उत्तेजित अवस्था में आकर उसने हरकत कर दी। अब अरेस्ट कर लिया तो ब्रिटेन के लोग, थोड़ा ब्रिटेन के जो अधिकारी थे, ब्रिटेन के जो महाराजा थे उस समय, महारानी विक्टोरिया जी, नाराज हो गए वहां पर, और उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया चाइना पर कि इस तरह से ये गलत है। क्योंकि आपने संधि में बात की थी राइट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटरी, जो लॉ होगा वो हमारे ऊपर लागू नहीं होगा चाइना के अंदर। आपने 12 अंग्रेजी अधिकारी अरेस्ट क्यों किए? रीजन भी बताया, लेकिन नहीं माने वो लोग। ठीक है, इसके चक्कर में ये तो हरकत कर दी ब्रिटेन ने गाइस, याद रखना। ठीक है, अब प्लस में फ्रांस ने भी अपना दबदबा दिखा दिया। फ्रांस ने भी क्या किया? चाइना के ऊपर दबदबा दिखाया। तो फ्रांस ने भी कूटनीति से गाइस, डिप्लोमेटिक पॉलिसी से, कूटनीति से चीन को परेशान करना प्रारंभ कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। ये भी चाहता था कि मैं भी व्यापार करूं। कौन? फ्रांस चीन में चाहता था मैं व्यापार करूं, कर तो रहा था, लेकिन इतना उत्तेजित बनने की क्या जरूरत थी? फ्रांस के पादरी ने भी ऐसी हरकत की कि चाइना का कानून भी उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हार्ड, मतलब इंप्लीमेंट कर दिया। किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर। तो फ्रांस ने भी कूटनीति से चीन को परेशान करना शुरू कर दिया। फिर चीन ने फ्रांस के पादरी को भी, चीन ने फ्रांस के पादरी को फांसी की सजा दे दी है। फांसी की सजा दे दी, सजा सुना दी। इस अवस्था में फ्रांस भी कूद पड़ा। देखिए, 2 मेन कारण हो गए, मैंने बता दिया है। टिप्पणी भी आ सकती है, सिविल सर्विस मेंस में भी आ सकती है, लेकिन हम तो पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, जैसा आप समझे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, हर एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट सीरीज रहेगी गाइस। 2 चीजें अफीम का युद्ध का कारण बनी। एक तो ब्रिटेन के अधिकारियों, जो ब्रिटेन के अधिकारियों को लागू नहीं था, कौन सा? राइट, ये वाला। लेकिन कैंटन समुद्री लूट के कारण चीन ने 12 अंग्रेज अधिकारियों को अरेस्ट कर लिया था, मैंने बता दिया, एक कारण ये बना। लेकिन प्लस में फ्रांस भी कूद पड़ा। फ्रांस के पादरी, अब पादरी जो फादर होते हैं चर्च के, अब ये मत समझो ईसा मसीह से ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, मैं सारे पादरियों का मैं नाम गंदा नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ पादरी ऐसे हैं जिन्होंने चाइना के ऊपर जुल्म उठाए, वहाँ की गरीबी जनता का शोषण किया अपने पेट भरने के लिए। तो चाइना कब तक बर्दाश्त करता है? इसलिए फ्रांस के पादरी को अरेस्ट करके फांसी पर लटका दिया गया। तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों का दुश्मन कौन हो गया? चाइना। जब चाइना ने ऑलरेडी परमिशन दे दी थी ब्रिटेन को फर्स्ट अफीम युद्ध में, नॉन किंग संधि के तहत, फिर ऐसा करना क्या जरूरत थी? साथ में फ्रांस को भी इन्होंने बोल दिया आ जाओ आप भी। फ्रांस भी आ गया, और फ्रांस भी चाहता था कि जो कानून आपके ऊपर लागू है ब्रिटेन जी, हमको भी मिल जाए, ताकि हम चाइना में कर सकें। और तो और बात गाइस ये भी हो गया, मैं बता दूं, फ्रांस के साथ साथ कई सारे देश कूद पड़े। जैसे नॉर्वे भी आ गया, नॉर्वे भी कह रहा हमको भी दे। रशिया,
रशिया, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, देखिए इतने सारे देश कूद पड़े कि जो आपको ये वाला कानून मिल रहा है, कौन सा, ये वाला, कि चाइना में कुछ भी करो कोई कानून लागू नहीं होगा, ये हमको भी मिल रहा है। चाइना ने मजबूर हो गए इन सबको ये कानून दे दिया, ठीक है भाई साहब करो जो भी करना है, प्यार से करना। लेकिन इनकी इतनी हरकतें बढ़ती गई चाइना में, चाइना इतना मजबूर था परमिट देने के लिए, वो चाहता था कि मेरे प्यारे चाइना वासी ना मारे जाएं, उनको शोषण ना हो, महिलाओं के साथ रेप हत्या ना हो, मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। चाइना ने इन सबको परमिशन दे दी, ठीक है आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई लॉ नहीं लगेगा, जो ब्रिटेन के ऊपर था वो सब आपको मैंने दे दिया, प्यार से रहो, व्यापार करो, खूब व्यापार करो, लेकिन हमको भी 2 दाने दे देना खाने के लिए। अब गाइस ये लोग ने ज़्यादा ही दुरुपयोग किया चाइना के चार्टर का। अब चाइना किस तरह से इनके ऊपर अपने आप को अपडेट करता, चाइना में मुझे मालूम कि चाइना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारेगा भी, अफीम युद्ध में भी, लेकिन क्यों इतना मरता, इसलिए उसने बगावत कर दी चाइना ने भी इन सबके खिलाफ। वैसे युद्ध तो इन दोनों के खिलाफ था, ब्रिटेन फ्रांस, लेकिन इन सबको भी कानून प्रोवाइड कर दिया गया था कि आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा, आप यहाँ पर अपना बिजनेस खड़ा करें, लेकिन 2 दाने हमको भी दे दिया करें ताकि हम भी अपना जीवन निर्वाह कर सकें। गाइस तो क्या गलती थी इसकी, ये सब कूद पड़े, इन्होंने सोचा चाइना पे कब्जा ही कर लेते हैं, हमारा उपनिवेश हो जाएगा। तो देखिए आगे क्या बढ़ती है। 2 कारण बने, मैंने बता दिए हैं, अफीम युद्ध का, सेकेंड अफीम युद्ध का, जो 1856 से 60 में चला। अब देखिए ब्रिटेन जो है प्लस में यहाँ भी इंगेज था, क्योंकि समय क्या है 56 से 58 और 60 तक। यहाँ 1857 में हमने विद्रोह कर दिया था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंडिया में भी, तो अंग्रेज का टारगेट इंडिया को भी हैंडल करना था उस समय, ठीक है ना। अफी और यहाँ पर क्रीमिया युद्ध भी हुआ था गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ क्रीमिया युद्ध भी हुआ था, और क्रीमिया युद्ध पर भी ब्रिटेन फ्रांस, ठीक है, ब्रिटेन फ्रांस दोनों के दोनों आधिपत्य जमाने में लगे हुए थे, क्रीमिया युद्ध हुआ था, याद रखना है। पॉइंट याद हो रहा है। 1857 में भारत में भी क्या चल रहा था, रिवॉल्ट चल रहा था, अंग्रेजों को वो भी दबाना था, अंग्रेजों को चाइना को भी दबाना था, तो बहुत सारा मूवमेंट यहाँ पर हो गया था। अब देखिए आगे बहुत सारी समस्या आ जाती हैं चाइना को, क्योंकि चाइना एक देश और यूरोपियन कंट्री कई देश मिलकर चाइना को दबा दिया गया, और चाइना को मजबूरी होकर एक ट्रीटी करनी पड़ती है, टिनसिन की ट्रीटी। क्या लिखा है, टिनसिन की ट्रीटी 1860 में गाइस, याद रखना है। टिनसिन की जो ट्रीटी है वो 1860 में करनी पड़ती है चाइना को मजबूरी में, और टिन सिटी ट्रीटी 1860 में हुई है। उसमें क्या क्या बात की गई थी मैं आपको बताऊं। रशिया और अमेरिका नहीं चाहते थे कि इस तरह से चाइना की हालत ज़्यादा खराब हो और चाइना का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि रशिया अमेरिका एक बड़ी पावर बनते हुए अपने आप को अपडेट करते जा रहे थे सहयोग नीति के तहत। तो रशिया और अमेरिका ने सपोर्ट किया था इसमें, रशिया और अमेरिका ने टिंग सिंह की ट्रीटी में सपोर्ट किया था 1860 में गाइस, याद रखना। टिन सिंह कहाँ पर है, एक जगह ये है, टिन सिंह बंदरगाह है चाइना का, यहाँ पर भी कब्जा किया। देखो साथ साथ सब पर, कौलून एक बंदरगाह है, एक नगर है कौलून, यहाँ ये नगर है, नगर पर भी कब्जा कर लिया किसने, ब्रिटेन ने गाइस, ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया, ठीक है। इधर हैनान पर, तो हर जगह, शंघाई पर, सब जगह ब्रिटेन का एक दबदबा स्थापित होने लगा। तो ये रशिया अमेरिका नहीं देख पाए, रशिया अमेरिका ने ब्रिटेन को, फ्रांस को समझाया कि आप एक संधि कर लीजिए, चाइना आपके सामने नहीं टिक पाएगा, आप जो चाहते हैं वो चाइना करेगा। बहुत छोटा बच्चा है, गुस्से में ऐसा हो गया, आप संधि कीजिए, संधि का प्रस्ताव रखिए, हम कोशिश करेंगे संधि कराने की, समझौता कराने की। तो गाइस याद रखना, एक संधि हुई थी, टिंगस्टिंग की संधि, याद रखना। सेकंड अफीम युद्ध को खत्म करने का, याद रखना। फर्स्ट कौन सी हुई थी, नानकिंग में हुई थी, फर्स्ट अफीम युद्ध खत्म करने का। अब इसमें क्या बात हुई थी टिंगसिंग सिटी में, नंबर 1 क्या बात हुई देखिए गाइस, नंबर 1 11 बंदरगाह चीन ने मुक्त कर दिए। जो 11 बंदरगाह पर रोक लगा रखी थी कि कोई भी विदेशी 11 बंदरगाह पर अपने जहाज उतारेगा नहीं और किसी प्रकार का चाइना में मतलब व्यापार नहीं करेगा। इस
टिनसिंग ट्रीटी में वो बात रखी गई और चाइना ने वो द्वार खोल दिए। अब चाइना अकेले नहीं रह गई, पूरी दुनिया चाइना की तरफ व्यापार करने के लिए उतर गई गाइस। याद रखिए, देखिए चाइना मतलब अपने आप को डेवलपिंग नहीं कह सकता, अनडेवलप में वैसे ही था वो, और अनडेवलप होता चला गया। इस संधि से देखना अभी क्या होगा, क्योंकि आगे जब जापान के साथ युद्ध होता है तो चाइना की हालत और खराब होती जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट पिछली वीडियो में बताया भी था मैंने आपको। तो 11 बंदरगाह चीन ने मुक्त कर दिए, अर्थात ये हुआ चीन ने मुक्त का मतलब व्यापार मुक्त कर दिया कि आप आइए व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं होगा, याद रखना, ठीक है गाइस। यांगटी सी कियांग, जो मैंने बताया था एशिया की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर है, एशिया की लार्जेस्ट रिवर है। उसके भी 5 बंदरगाह भी खोल दिए, 5 बंदरगाह भी खोल दिए गाइस, 5 बंदरगाह जो इंटरनेशनल से ज्यादा तालमेल बिठाए करते थे। अब बहुत ज्यादा आवागमन कई विदेशी ताकतों का चाइना के अंदर प्रारंभ हो चुका था गाइस। देखिए आगे, हर जाना देना पड़ा चाइना को, बेचारे को कंपेंसेशन भी देना पड़ा कि कितना हमें नुकसान हुआ ब्रिटेन और फ्रांस को, उसका आपको हर जाना देना पड़ेगा। तो रशिया अमेरिका ने कहा ठीक है, वो भी चाइना पे कर देगा, क्योंकि अब अगर रशिया अमेरिका सपोर्ट नहीं करते उस समय चाइना को, तो चाइना आज के डेट में चाइना देश नहीं रहता, वो खत्म हो जाता था। याद रखना, वो डोमिनियन हो जाता किसका, ब्रिटेन का और फ्रांस का। रशिया अमेरिका ने हर्जाना दिलवा के कुछ चीज़ों को सपोर्ट करवा के एग्रीमेंट साइन करके वो बचा लिया गया, ठीक है। देखिए हर्जाना में $40 लाख ब्रिटेन को दिए गए, उस समय की बात है, $40 लाख गाइस। अब देख लीजिए 1856 1860 में ट्रीटी हो रही है, 1860 में $40 लाख कहाँ से लेके आएगा, पैसा किसने दिया, रशिया अमेरिका। ये भी अपना फॉर्मूला वहां पर इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, एक तरह से हमदर्द बनना चाहते थे चाइना का। वो तो सब पर्दे के पीछे क्या है वो कौन जाने क्यों सपोर्ट हो रही है। $20 लाख फ्रांस को दिए गए थे कि फ्रांस का भी नुकसान हुआ है, फ्रांस को भी दिए गए। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, परेशान चाइना है और चाइना की जमीन पे आप लोग वो कर रहे हो, कब्जा करते जा रहे हो। चाइना की जमीन पर आप लोग अफीम बेचना चाह रहे हो, चाइना की जमीन पर आपने सब कुछ तहस नहस कर डाला, ऊपर से चाइना का नुकसान भी हुआ, हर्जाना भी चाइना दे रहा है, सब कुछ चाइना ही दे रहा है आपको, तो बताओ क्या होगा। तो रशिया अमेरिका ने तो बस कहते नहीं है कि बहती हुई गंगा में हाथ धो लिए थे, तो वही डायलॉग है यहाँ पर इस तरह का। पीकिंग में राजदूतों की नियुक्ति की गई, जो विदेशी राजदूत थे। पहले चाइना ने अपनी राजधानी पीकिंग में, पहले पीकिंग हुआ करती थी गाइस, आज बीजिंग हो गया है। पीकिंग एक मानव था जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, चाइना में हुई थी। एक प्राचीन मानव है पीकिंग, ठीक है, उसी के ब्याह पर चीन की राजधानी पीकिंग नियुक्त कर दी गई थी और पीकिंग इज नाउ बीजिंग, ठीक है गाइस, याद रखना चाइना का नाम बीजिंग हो गया है, मतलब राजधानी का नाम। पहले पीकिंग था, पीकिंग एक मानव था, आदि मानव था, उसके नाम पे रखा गया। आदि मानव पीकिंग की उत्पत्ति कहाँ से होती है, चाइना से भी होती है, याद रखना है। जैसे क्रोमैग्नन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जावा से होती है। ऑस्ट्रेलाइड जो हमारा वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, पूर्वी अफ्रीका से होती है गाइस, ठीक है। रामापिथेकस सेंट्रल अफ्रीका से होती है गाइस। और निएंडरथल की उत्पत्ति जर्मनी से होती है गाइस, जर्मनी से। निएंडरथल एक घाटी है, वहां से होती है गाइस। तो इस तरह से कई सारे आदि मानव की उत्पत्ति कहीं कहीं जगह से हुई है, हर जगह से अलग अलग हुई है गाइस, ठीक है, याद रखना है। तो वही उत्पत्ति यहाँ पे हुई है, पीकिंग में इसकी हुई है गाइस। और हमारे जो आधुनिक मानव का पूर्वज है जिसे कहते हैं होमोसेपियंस, होमोसेपियंस की उत्पत्ति जावा से हुई है, जावा जो इंडोनेशिया में है गाइस। तो ओरल स्पीच में कई सारे पॉइंट बता देता हूँ, थोड़ा सुन लिया करें, लिख लिया करें, अच्छी बात है। तो पीकिंग में राजदूतों की नियुक्ति और निवास का भी अधिकार मिल गया, क्योंकि चाइना की राजधानी पीकिंग में किसी भी विदेशी राजदूतों को आना वर्जित था और वहां की नियुक्ति और वहां निवास करना भी वर्जित था। लेकिन इस संधि ने 1860 में उनको आने पर मजबूर कर दिया और राजदूत, विदेशी राजदूत भी वहां पर चाइना के अंदर नियुक्त होने लगे और अपना निवास स्थान भी बनाने लग गई गाइस। देखिए चाइना की हालत कैसी हो गई हो। ऐसे नागरिक जो विदेशी हैं वो चीन के आंतरिक भागों में व्यापार कर सकते हैं, आंतरिक भागों में व्यापार कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। देखिए गाइस आप, मतलब पूरी तरह से राइट दे दिया चीन के इंटरनल मैटर्स में
जो फॉरेनर हैं, जिनके पास सिटीजन फॉरेनर की है, चाइना की नहीं है, उनको भी चाइना के अंदर व्यापार करने का अधिकार दिया गया, चाइना के अंदर रहने का अधिकार दिया गया और चाइना के अंदर ही चाइनीज लड़कियों के साथ शादी करने का भी अधिकार दिया गया और ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने का भी राइट दे दिया गया। बहुत शोषण हुआ एक तरह से। अफीम व्यापार को वैधता दे दी गई कि अफीम व्यापार चाइना में बढ़ता गया और आज अफीम व्यापार आज भी हो रहा है चाइना के अंदर, जो टॉप 5 में है, याद रखना। तो अफीम व्यापार को क्या दे दी गई? वैधता, मतलब मान्यता दे दी गई थी, रिकॉग्नाइज्ड हो गया कि अब परमानेंट अफीम यहाँ पर मतलब व्यापार होगा अफीम का और हमारे यूरोपियन कंट्री चाइना में अफीम का व्यापार करते रहेंगे, इस संधि के अनुसार गाइस। साथ में चीन में ईसाई धर्म का प्रचार हो गया, प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का प्रचार, सबको ईसाई बनाने लगे, चाइनीज लड़कियों के साथ शादी करने लगे, जो बच्चे होंगे वो क्या बनेंगे? ईसाई बनेंगे। तो हालत ऐसी बात नहीं कि 1857 में इंडिया ही जल रहा था, उस समय इंडिया का पड़ोसी देश चाइना भी जल रहा था, चाइना भी जल रहा था, इतना जला कि उसकी भी हालत अंग्रेजों ने खराब कर रखी थी। मजबूरी में कई सारी ट्रीटी करता रहा, लेकिन ट्रीटी का पालन करते हुए भी कई विदेशी ताकतें चाइना को और खराब करती गईं, इतना खराब कर दिया कि वो अपने को उठा भी नहीं पा रहा था, मतलब यूँ समझो उसकी कमर तोड़ दी गई और वो झुक गया एक तरह से। वो तो 1912 के बाद चाइना डेवलप होता गया, मतलब डेवलपिंग में आया, अपने आप को विकासशील की श्रेणी में लेके आया। 1912 से लेकर 2023 आज तक की डेट में चाइना में इस तरह का कोई क्राइसिस नहीं है, इस तरह का कोई डोमिनेटेड पावर नहीं है, ना वो डोमिनियन है किसी का और ना ही कोई इंटरनल एक्सटर्नल कोई मतलब मैटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से डिक्टेटरशिप करने में तुला हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि अब मैं ताकतवर हो चुका हूँ आज की डेट में और मैं कई सारी ताकतों को इकट्ठा करके कई सारे मुल्कों पर अधिकार भी जमाने में सक्षम हूँ। तो आज की पॉलिसी चाइना फॉलो कर रहा है, विदेशी आंतरिक मामले उसके अच्छे हैं, वैदेशिक ताकत अच्छी है, रक्षा समझौते अच्छे हैं, वहाँ की जीडीपी अच्छी है। तो ये सब कुछ कैसे डेवलप किया चाइना ने अपने आप को, तो वो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे अमेरिका, हमारे रशिया, इजराइल से भी हम लोग सपोर्ट मांग रहे हैं। इस तरह से इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या जो चाइना में होती थी, आज वो क्रेडिट इंडिया के पास आ चुका है। 2023 में हम लोग 142.86 करोड़ हो चुके हैं गाइस, लेकिन आने वाले ज़माने में चाइना सुपर पावर बनने का प्लान बना रहा है। उसने कहा है 21वीं सदी तक मैं अपनी पॉपुलेशन को 70 करोड़ कर लूँगा और इंडिया उस समय 200 करोड़ की आबादी पर होगा, तो मैं आने वाला सुप्रीम पावर हूँगा और इंडिया मेरा सबऑर्डिनेट होगा गाइस। तो ये खबरें हैं, तो मैंने आपको बताया है। हम लोग और हिसाब से चले इंडियंस लोग, तो हम भी एक सुपर पावर बनने की श्रेणी में हैं गाइस, और बन भी गए तो और अच्छी बात है, नहीं तो काम तो चल ही रहा है हम लोगों का। समस्या तो है ही है, हर घर में परेशानी है, इंडिया के हर घर में परेशानी है। शांति में देख लीजिए 126 नंबर है हमारा, कहाँ हम पीसफुल इंडेक्स में अपने आप को कंपैरिजन कर सकते हैं। म्यांमार अच्छा है शांति में, म्यांमार का पोजीशन 88 है। चाइना का पोजीशन, जो चाइना में हम पढ़ रहे हैं, आज चाइना की पोजीशन 80 है गाइस। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 80 रैंक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है। कल परसों ही रिपोर्ट आई है ग्लोबल पीस इंडेक्स की गाइस, जिसमें चाइना 80 पर है, हम 126 पर हैं 163 देशों में से। और सबसे डिस्टर्बिंग देश है अफगानिस्तान, मतलब सबसे अशांत देश अफगानिस्तान।